अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सूबाई वज़रा के हमरा बिलावल हाउस पहुंच गए हैं। वज़रा में शर्जीलीना मेमन, सैयद नासिर हुसैन शाह, मुर्तज़ा वहाब शामिल हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध और मुराद अली शाह साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे। इस हवाले से तफसीलात लेंगे आज़ाद नोड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा वफाकी वज़रा का वफ़द कब तक पहुँचेगा? जी बिल्कुल, आज एमक्यू पाकिस्तान के जो नए बलदियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी को होने जा रहे हैं, इस हवाले से जो खदशात हैं उन खदशात को आज़ाद हमारे साथ ही मौजूद हैं, हमें आगाह कर रहे थे कि बलदियाती इंतखाबात करीब हैं। इस हवाले से बड़ी बैठक लगी है। आज वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सूबाई वज़रा के हमरा बिलावल हाउस पहुँच गए हैं। वज़रा में शर्जीलीना मेमन, सैयद नासिर हुसैन शाह, मुर्तज़ा वहाब शामिल हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध और मुराद अली शाह साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात भी करेंगे। आपको बताएं कि अहम बैठक होने जा रही है। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सूबाई वज़रा के हमरा बिलावल हाउस पहुंचे हैं। वहां पर वो आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात भी करेंगे। वज़रा में शर्जीलीना मेमन हैं, सैयद नासिर हुसैन शाह और मुर्तज़ा वहाब भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध और मुराद अली शाह साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोड़ियों से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा तफसीलन। जी बिल्कुल, एमक्यू पाकिस्तान के जो नए होने वाले बल्दियाती इंतखाबात दूसरे मरहले के कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी को होने जा रहे हैं। इस हवाले से जो उनके खदशात हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से जो आज बिलावल हाउस कराची में कुछ देर बाद बड़ी बैठक लगेगी, जिसकी सरबराही साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी खुद करेंगे, जिसमें जो इस वक्त शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी का जो वफद है उसी के मुराद अली शाह की सरबराही में पहुँच चुका है। इस वक्त में सैयद नासिर हुसैन शाह, शर्जीलीना मेमन और मुर्तज़ा वहाब शामिल हैं। उन्होंने जो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की है और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो सिंध हुकूमत के किए गए इंतजाम हैं, इस हवाले से तफसीली तौर पर साबिक़ सदर को ब्रीफिंग दी गई है कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने को और उसके इंतजाम बेहतर करने को तैयार है। लेकिन इस वक्त एमक्यू पाकिस्तान बज़द है कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी के मुलतवी करा के नई हल्का बंदियाँ कराई जाए, जिस तरह इस्लामाबाद में किया गया है। इस हवाले से जो है कुछ देर बाद एमक्यू का 4 रुकनी वक्त जो हैदराबाद से निकल चुका है, जिसकी क़यादत एमक्यू के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे हैं। इस वक्त में फैसल सब्जवारी, वसीम अख्तर और जावेद हनीफ शामिल हैं। ये वक्त भी यहाँ पहुंचेगा और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेगा, जिसके बाद जो हुकूमती वफाक में तमाम जमातों का एक मुश्तरक इजलास होगा, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज के 2 नुमाइंदगान शामिल हैं। इसके अलावा जमीयत पे के भी नुमाइंदगान शामिल होंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान की पार्टी बाप के भी नुमाइंदगान इस इजलास में शामिल होंगे, जिसके बाद जो एमक्यू के खदशात हैं उनको मुश्तरका तौर पर हल करने के हवाले से मुशावरत की जाएगी और मुशावरत के बाद एमक्यू के खदशात को भी ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो बल्दियाती इंतखाबात के दौरान हल्का बंदियों का जो मामला है ये वफाकी हुकूमत से मुंसलिक है और वफाकी हुकूमत ही इस पर फैसला कर सकती है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत की तमाम जमातें आज हाथ जोड़कर बिलावल हाउस में बैठेंगी और मुशावरत के बाद एमक्यू के खदशात ख़त्म कर दिए जाएंगे। जी ठीक है, आज़ाद हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से कि ये बड़ी बैठक होने जा रही है सबकी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सूबाई वज़रा के हमरा बिलावल हाउस पहुँच गए हैं। वज़रा में शर्जीलीना मेमन, सैयद नासिर हुसैन शाह, मुर्तज़ा वहाब भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध और मुराद अली शाह साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात भी करेंगे और ये बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बड़ी बैठक होने जा रही है, जिनमें सब शामिल होंगे, एमक्यूएम के नुमाइंदे शामिल होंगे, वफाकी वज़रा भी शामिल होंगे इसमें और गुफ्तगू की जाएगी। सबके तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आगाह किया जाएगा। आसिफ अली ज़रदारी ख़ुद जो हैं वो क़यादत करेंगे इस मुलाकात की। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सूबाई वज़रा के हमरा बिलावल हाउस पहुँचेंगे। आज़ाद, जैसे आप कह रहे थे कि तहफ़्फ़ुज़ात पे बात की जाएगी, तो एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात हल्का बंदियों पर हैं, तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर बल्दियाती इंतखाबात कराने को तैयार है। इस हवाले से मेरी सिंध हुकूमत के ज़िम्मेदार जो है उनसे बातचीत हुई। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद जो है पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर से मुलतवी किए जाएँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बार बार जो है खर्चे कर चुकी है और इस तरह के खर्चे के अमल से पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि बल्दियाती इंतखाबात जो एक बार फिर से मुलतवी किए जाएँ। लेकिन कुछ ऐसे अजला हैं जिसमें दादू के कुछ इलाके हैं, वहाँ पर जो पानी ताहाल निकाली नहीं हो सकी है, वहाँ तो मुलतवी कराने के हवाले से ख्वाहिशमंद है।
आज़ाद हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। आज़ाद, आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर हाउस सिंध में जारी सियासी सरगर्मियों के खिलाफ खुर्रमशेर जमान ने सदर मुमलिकत को ख़त लिख दिया है। अपने ख़त में खुर्रमशेर जमान ने इल्ज़ाम लगाया है कि सिंध के गवर्नर अपने दफ्तर का बेदरीक सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताइएगा ख़त में क्या कहा गया है? जी हाँ, ये PTI के यहाँ सिंध असम्बली में पार्लियामानी रहनुमा है खुर्रमशेर जमान। इन्होंने खत लिखा है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को, और उन्होंने अपने खत में शिकायत लगाई है गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की। खुर्रमशेर जमान लिखते हैं कि गवर्नर हाउस में जिस तरह की सरगर्मियाँ हो रही हैं, इन्होंने कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस को MQM का मरकज़ बना दिया है और सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना दिया है, जबकि गवर्नर हाउस वफाक का एक अलामती इदारा होता है और गवर्नर जो हैं सदर मुमलिकत के साथ होते हैं। तो सदर मुमलिकत इनके खिलाफ कार्रवाई करें और इसके या तो इसको सस्पेंड किया जाए या इसको नोटिस दिया जाए, क्योंकि गवर्नर हाउस में इस तरह की सरगर्मियाँ नहीं होती। वो MQM के धड़ों को एक करने के लिए सरगर्म है, सियासी इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म है और दीगर जिस तरह की सरगर्मियाँ कर रहा है गवर्नर सिंध, तो PTI को इस पर एतराज़ है। खुर्रमशेर जमान से मेरी बात हुई है तो वो बता रहे हैं कि सिंध असम्बली में हम इसके खिलाफ करारदाद पेश कर रहे हैं गवर्नर सिंध के, और सदर मुमलिकत को उन्होंने खत लिखा है कि गवर्नर सिंध को इस किस्म की सियासी सरगर्मियों से रोका जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ आपका। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला का जायजा इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी सिंध सोहेल राजपूत बोले, सिंध हुकूमत इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक अहम इजलास की सरबराही चीफ सेक्रेटरी सिंध सोहेल राजपूत और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने की। इजलास में तमाम ज़िले डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे। कराची में, हैदराबाद और बद्दीन में, ठट्टा बद्दीन में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, डिप्टी कमिश्नर्स भी थे। चीफ सेक्रेटरी सिंध सोहेल राजपूत ने कहा कि हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे की तनसीब का काम अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। पुलिस और रेंजर सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान ने पोलिंग अमले की कमी को दूर करके 2 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की और बताया कि 13 जनवरी तक इलेक्शन मुहिम चलाई जा सकती है। 14 जनवरी को सामान की तकसीम की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत से जल्द कमीशन के अहकामात पर अमल करने पर जोर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराने से मुतालिक दरख्वास्त पर स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और वज़ीर आला सिंध को नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इंतखाबात शेड्यूल हुए। हल्का बंदियों की आड़ में इंतखाबात मुलतवी करवाने का प्लान है। 15 जनवरी को बहर सूरत इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और वज़ीर आला सिंध को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फ्री कैंट से 9 जनवरी के लिए जवाब तलब कर लिया। अब आपको बताएं कि कराची में सिंध यूनाइटेड पार्टी ने GDA में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। सिंध असम्बली में GDA के पार्लिमानी रहनुमा हुसनैन मिर्ज़ा का कहना है, PTI सिंध के मसाइल पर तवज्जो देती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से, जो हुसनैन मिर्ज़ा की हमराही मौजूद हैं। जी आजिज़। जी देखिए, आज यहाँ कराची में एक अहम इजलास हुआ और ये वो इजलास है जिसकी सिंध की सियासत पे बहुत असरात पड़ेंगे और ये बड़ी सियासी डेवलपमेंट है। अगर सिंध की सियासत की बात करें, सिंध में GDA ने 2018 में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पे ही इलेक्शन लड़ा था और इस बार भी उसी नाम से आने वाले इलेक्शन की तैयारियां हैं। लेकिन आज एक दीगर जमात जो सिंध यूनाइटेड पार्टी से जलाल महमूद शाह जिसके सरबराह हैं, उन्होंने GDA में शमूलियत अख्तियार कर ली है। इस वक्त इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ GDA के जो सिंध असम्बली में पार्लियामानी रहनुमा हैं वो मौजूद हैं, मिर्ज़ा साहब, हुसनैन मिर्ज़ा, जो GDA के पार्लियामानी रहनुमा हैं। तो उनसे भी पूछते हैं कि इस जो आज इत्तेहाद हुआ है या यूनिफिकेशन हुई है या जो शमूलियत हुई है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या कहेंगे हुसनैन भाई कि ये जो आज नई डेवलपमेंट हुई है, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। सियासी ऑर्गेनिक सियासी डेवलपमेंट जो होती हैं वो यकदम नहीं होती। तो ये काफ़ी टाइम से हमारी गुफ्तगू चल रही थी, तकरीबन 3 महीने से ये मुख्तलिफ़ मकामात पर ये डिस्कशंस होते रहे और जैसे जैसे ज़हनी मिलाप बढ़ता गया
تو آج الحمدللہ بڑی خوشی ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ یہ آج اناؤنسمنٹ کی گئی ہے جو ایس یو پی باقاعدگی سے جی ڈی اے کا حصہ بنا ہے، اینڈ آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ ایک ہی الیکٹورل سمبل پہ الیکشن لڑنے کی نیت ظاہر کی ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں اگر الیکشن ہو رہے ہیں کیا پوزیشن رہے گی جی ڈی اے کی؟ دیکھیں خاطر خواہ رزلٹ اس لیے نہیں رہی کیونکہ الیکشن جس صورتحال میں کی گئی وہ سب کے سامنے ہے، اور انفیکٹ جو سندھ میں جو فتح قرار دیے گئے وہی کہتے رہے کہ یہ الیکشن نہیں سلیکشن تھی۔ آگے بھی ہمیں امید ہے، سیاست میں کبھی بھی حرف آخر نہیں ہوتا، انشاءاللہ ابھی بھی وہ اپنی کئی بھی غلطیوں سے یا کوتاہیوں سے کچھ سبق حاصل۔ یہ تھے حسنین مرزا، سندھ اسمبلی میں جی ڈی اے کے پارلیمانی رہنما، جنہوں نے یہ بتایا کہ جی ڈی اے اثر نو دوبارہ الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہے اور مزید سیاسی جماعتیں ان کے اتحاد میں شامل ہو رہی ہیں تو دوبارہ سے ایک قوت بنے گی۔ البتہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا اتحاد تھا، لیکن اس نے اس طرح اگر سندھ پہ دیتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ کراچی کو پانی فراہمی کرنے کے منصوبے کے حوالے سے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ناصر حسین شاہ نے منصوبہ جات کو تیز کرنے اور تمام رہائشی اور کمرشل علاقوں میں فراہمی آب یقینی بنانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ تفصیلات جانیں گے محمد کامران سے۔ کامران بتائے گا کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ جی بالکل، کراچی کو پانی کی فراہمی کے منصوبے کے حوالے سے یہ اعلیٰ سطح کا یہ اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس سے وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے جو منصوبہ جات ہیں ان کو تیز کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ تمام رہائشی اور کمرشل علاقے ہیں ان کو فراہمی آب ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ ورلڈ بینک کی جو فراہم کردہ جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے اور غیر ضروری تاخیر اور ارتوال سے پرہیز کیا جائے۔ وزیر بلدیات نے کہا ہے کہ شفافیت اور میرٹ جو ہے اس کو فروغ دیا جائے اور افسران اور کنسلٹنٹ جو ہیں حضرات مشاورتی عمل ہے اس کو جاری رکھیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامران آپ کا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے کالا پل کے قریب حادثے کا شکار پاک بزنس کو ٹریک پر چڑھا دیا گیا۔ ٹرین لاہور سے کراچی آتے ہوئے پٹری سے اتر گئی تھی۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آپ کو بتائیں کہ یہ حادثہ پیش آیا تھا کراچی کے علاقے کالا پل پہ، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ پاک بزنس کو ٹریک پر چڑھا دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے شاہزیب حسین سے۔ شاہزیب بتائیے گا۔ میں رپورٹ کر رہا ہوں اس وقت کراچی کے علاقے چینسر گوڈ جو کہ کالا پل کے قریب واقع ہے، یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا تھا، حادثہ کہہ سکتے ہیں۔ لاہور سے کراچی آنے والی پاک بزنس ایکسپریس، اس کی چند بوگیاں ادھر کالا پل کے قریب جو ہے نیچے اتر گئی تھی، جو کہ ڈاؤن ٹریک کہلاتا ہے۔ یہاں پر جو عینی شاہدین ہم سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت کیا امدادی کارروائیاں کی گئی، یہ بتائے گا کہ اس واقعے میں تو کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا اور کس طریقے سے یہ پیش آیا تھا؟ جانی نقصان تو کچھ بھی نہیں ہوا یہ تھا کہ ٹرین کا جیسے سگنل کلیئر ہوا تو اندر جاتے ہوئے ٹرین کے ڈرائیور صاحب نے سپیڈ آف زیادہ کچھ کر لیا تھا، اسی وجہ سے جو لاسٹ کی جو بوگیاں تھیں وہ کریک ہو گئی، نیچے پٹری سے ڈاؤن ہو گئی تھی۔ تو اس کے لیے لوگوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا کہ گاڑی سے لوگ گر رہے ہیں کہ ہمیں بچائیں، شور کیا، مگر اس وقت کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، لوگوں کو بچا لیا گیا تھا۔ ریسکیو کی ٹیم آئی تھی، ان لوگوں نے بھی سارا کچھ ہینڈل کر لیا تھا، تاکہ پھر 5 گھنٹے بعد ریلیف ٹرین نے آ کے یہ سب کچھ کلیئر کیا، پھر اس کے بعد مینٹیننس ہوئی ہے اور پھر گاڑیاں دوبارہ سے رواں ہو گئی تھی۔ جی بالکل، کینٹ اسٹیشن کے قریب یہ آبادی واقع ہے، تو یہاں پر جب یہ حادثہ پیش آیا تھا تو جو مسافر جو لاہور سے کراچی آ رہے تھے وہ یہیں پر اترے اور اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں۔ تاہم اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حکام کا کہنا ہے کہ جو بوگیاں تھیں وہ ٹریک ڈاؤن ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا۔ تاہم اگر اوور آل بات کی جائے تو آج کے دن میں یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے کہ جو ایک کراچی میں پیش آیا، جبکہ دوسرا کوٹری کے علاقے میں پیش آیا تھا، جہاں پر چند ٹریک سے جو ہے نیچے اتر گئی تھی۔ جی، کراچی کے علاقے لائنز ایریا میں ناکارہ سروس سسٹم نے شہریوں کی زندگی جیرن کر دی ہے۔ شہر کے قلب میں واقع آبادی کی گلیوں میں گٹر ابلنا معمول بن گئے ہیں۔ شہری اپنی مدد آپ کے تحت سیوریج سسٹم وقتی طور پر کھلوانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔
उबलते गटर, गंदा पानी, शहर की हर गली हर मोहल्ले की कहानी। बोसीदा सेवरेज निजाम कराची वालों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। लाइंस एरिया का सेवरेज सिस्टम नाकारा होने से इलाके की गलियां गंदे पानी से भरने लगी। खस्ता हाल शाहरा और शाहरा पर गटर उबलने से अहले इलाका भी अजियत में मुब्तला है। कहते हैं कई बरस से यहाँ सेवरेज का मसला है। मुताल्लिका हुकाम आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। कोई विजिट नहीं करता, कोई एक्शन नहीं लेता। जब भी हम जाते हैं वो यही कहते हैं कि आप हमें पैसे दे दें, 1000 दे दें, 1500 दे दें, हम अभी खोल देंगे। गवर्नमेंट के मुलाजिम जब ये कह रहे हैं तो फिर हम क्या करें? हम कहाँ से? मैं अपना ठेला लगाता हूँ आलू छोले का, मजबूरी मुझे भी अपने खुद से रास्ता बना रहा हूँ, आवाम के लिए भी बना रहा हूँ, खिंचा के अल्लाह की रज़ा के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मुताल्लिका हुकाम की गफलत की वजह से लाइंस एरिया के मकीन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इलाके में बदबू और ताफुन से रिहायशी मुख्तलिफ अमराज का भी शिकार हो रहे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक सूरत हाल पर कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। कैमरामैन हैदर अली के साथ सैयद नौमान गुल, सिटी 21। बल्दिया कोरंगी में पार्कों की बहाली के अमल को ब्रेक लग गया है। बरसों के उजड़े कोरंगी नंबर 2 के पार्क 12 दरी को 15 साल बाद भी दोबारा तामीर नहीं किया जा सका। टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, पौधों और हरियाली की जगह कचरा और झाड़ियां, पार्क के अंदर बंधे हुए गधे और आवारा कुत्तों का मटरगश्त। ये मनाजिर हैं कोरंगी सेक्टर Q और P के दरमियान 12 दरी पार्क के, जहां कभी रौनकें हुआ करती थीं, मगर अब उजड़ चुका है। शहरी कहते हैं कि माजी का ये खूबसूरत पार्क अब हसरत व यास की तस्वीर बन चुका है, जिसकी तामीर व मरम्मत हो सकी है और न ही इसमें तैनात अमले का खोज लगाया जा सका। ये पार्क भाई बस लोगों की गफलत से नहीं बन सका, और जो है पहले बहुत बेहतरीन बना हुआ था, ये बहुत खूबसूरत था, लेडीज भी बैठती थी। जब भी हम यहाँ खेलने आते तो कुत्ते पीछे लग जाते हैं, कभी बॉल उठाए ना, कभी तंग करते हैं हमारे को। पार्क में कब्जा माफिया सरगर्म है, जबकि पार्क में आने वाले बच्चे खूंखार आवारा कुत्तों के रहमो करम पर हैं। पार्क की हाल तो तकरीबन 15-16 साल से खराब है, और ये सूरत हाल जो है ना, बस कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ आके बैठते थे जब ये बना हुआ था, तो मतलब लोड शेडिंग वगैरह जब होती थी लोग अपने घरों से आके यहाँ बैठते थे, ताज़ा उनको हवा मिलती थी। 15-16 साल से यहाँ पे ऐसा होगा, बड़ा अच्छा पार्क बना था, लेडीज़ पार्क। ये अब लोग आके बैठते भी थे, सब कुछ बेहतरीन, झूले वूले भी लगे थे, सब बर्बाद हो गया। कोरंगी नंबर 2 की मेन मार्केट के अकब का 12 दरी पार्क तामीर करके हजारों अफराद को सेहतमंद तफरीह के मौके फराहम किए जा सकते हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर DMCE सैयद शकील अहमद ने कहा है कि हरा भरा माहौल सेहतमंद माशरे की अलामत होने के साथ साथ माहौलियाती बद असरात से निबट आज़मा होने का बेहतरीन ज़रिया है। ज़िला शर्की में ज़बूहाली का शिकार पार्क मरहलावार दुरुस्त करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने म्यूनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान और दीगर अफसरान के हमरा गुलशन इकबाल जोन में बाग़ रिजवान और नारियल पार्क के मुआयने के दौरान किया। उन्होंने हिदायत दी कि बाग़ रिजवान में गुले दाऊदी समेत दीगर फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया जाए। बाग़ रिजवान में मौजूद मिनी ज़ू को मज़ीद बेहतर करके इक़दाम किए जाएँ। नारियल पार्क की बहाली के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश की जाए। दस्तयाब जगहों को तफरीही और सेहतमंदाना सरगर्मियों से आरास्ता किया जाएगा। म्यूनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान ने कहा कि मरहलावार पार्क्स की बेहतरी के लिए काम किए जा रहे हैं। नए साल का आगाज़ होते ही शहर कायद में ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आ गई। मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माने शुरू हो गए हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का कहना है कि इन तमाम गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाइयों को यकीनी बनाया जा रहा है। जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने वाली मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियों पर काले शीशे लगाने वालों पर भी जुर्माने आयद किए जाएंगे। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे से जूतों की मांग में भी इजाफा हो गया है। कराची की तारीखी मार्केट लाइट हाउस में मुख्तलिफ इकसाम के जूते दस्तयाब हैं। तफसीलात बताएंगे सादत हुसैन। जी बिल्कुल, कराची शहर के अंदर सर्दी की लहर में जो है आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जा रहा है। इसी के चलते जो है कराची के शहरियों की जानिब से खुसूसी तौर पे जो है जॉगर जो है सर्दियों में ज़्यादा पहनना पसंद किया जाता है। इस वक्त हम लाइट हाउस मार्केट के अंदर मौजूद है और यहाँ पे खान शूज़ की जानिब से जो है खुसूसी तौर पे सर्दियों के लिए जो है बेहतरीन क्वालिटी के जूते रखे गए हैं। इसी वाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ जो है खान शूज़ के मालिक नसीबुल्लाह मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। नसीबुल्लाह, मुझे बताइएगा कि कौन कौन से किस्म के आपके पास जूते हैं और ये भी बताना कि उनकी कीमतें क्या हैं। बस नाइकी का है और एडिडास का है, अलग अलग वैरायटी है। जिस तरह बहुत अच्छे से अच्छे शूज़ है, ये इस तरह के ये तरीके से ये शूज़ बहुत प्यारे शूज़ है और ये अभी माशाल्लाह मार्केट में सस्ते भी चल रहे हैं।
या कहीं बाहर ऑनलाइन वाले को हम लोग देते हैं, वो भी यहाँ आते हैं, हमसे लेके जाते हैं। बहुत सारे कस्टमर आते हैं, लेकिन लाइट हाउस मार्केट बहुत प्यारा मार्केट है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है तो कीमतें भी बढ़ती हैं, तो यहाँ इस मार्केट में भी जूतों की कीमतों में इजाफा हुआ है? हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना वो ऊपर से। अभी पहले जब कस्टम टैक्स था वो 300 रुपये में एक शूज़ पर देते थे, अब जो टैक्स दे रहे हैं वो तकरीबन 800-900 रुपये टैक्स एक जोड़ी पर लग रहा है। तो फिर भी लाइट हाउस मार्केट उसी तरह इतना महंगा नहीं हुआ, कुछ फर्क आया होगा लेकिन उतना उससे ऊपर ज़्यादा महंगा नहीं हुआ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना, नसीबुल्लाह का कहना था कि लाइट हाउस मार्केट के अंदर जो है बेहतरीन क्वालिटी के शूज़ मौजूद हैं। उनका साथ ही ये भी कहना था कि महंगाई बढ़ती है लेकिन शूज़ के ऊपर जो है यहाँ पे खुसूसी तौर पे लाइट हाउस में कीमतें जो हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ाई नहीं गई हैं। जी, सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मुशीर कानून सिंध बैरिस्टर मिर्ज़ा वहाब की ज़ेर सदारत पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन, एडिशनल IG कराची समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। इजलास में मुख्तलिफ कानून में तरामीम पर बहस भी हुई। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद कामरान से। कामरान, आगाह कीजिएगा, क्या बहस हुई? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुशीर कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के ज़ेर सदारत पुलिस रिफॉर्मर्स कमेटी का ये इजलास हुआ है। इजलास सिंध असम्बली में मुशीर कानून के दफ्तर में ये मुनक़िद हुआ है। इस इजलास में IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन, एडिशनल IG कराची DIG CIA मोहम्मद करीम खान, AIG लीगल कमर रजा जसकानी समेत जो दिगर अफसरान हैं वो इस इजलास में शरीक हुए। इस पे इजलास में कानूनी जो इस्लाहाती जो कमेटियां हैं और मुख्तलिफ जो कवानीन कानून में जो तरामीम हैं उस पर इस इजलास में बहस की गई है। और DIG CIA ने बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को ब्रीफिंग भी दी है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पुलिस कानून में आवाम की जो बेहतरी है उसको मद्देनजर रखा जाए और हुकूमत सिंध की भी यही कोशिश है कि पुलिस जो कानून है उसको मजीद बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कानून के जो तमाम पहलू हैं उस पर गौर किया जाए। जबकि IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन ने कहा है कि जो मुजवज़ा तरामीम तफ्तीशी हवाला और बेहतर जो शफाफियत है दी गई है उस पर की जो पेशकश मुजवज़ा कानून में है वो गालिब होगी। इसी हवाले से ये अहम जो इजलास था वो मुनक़िद हुआ। जी, रिफॉर्मर्स कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ है। कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि महकमा सेहत सिंध का कोरंगी के आवाम के लिए बड़ा तोहफा। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की हिदायत पर इलाके की 5 बड़ी डिस्पेंसरीज ने 24 घंटे मरीजों को सहूलियात फराहम करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। तफसीलात जानेंगे इरफान अब्बासी से। जी बिल्कुल, अमूमन यही सुनने में आता था कि जो सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी डिस्पेंसरियाँ हैं, वहाँ पर दोपहर के बाद जो है वो काम नहीं होता और लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार रहते हैं, जिसके बायस वो प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर जाने के ऊपर मजबूर होते हैं। लेकिन अब कोरंगी के अंदर 5 डिस्पेंसरियों के अंदर जो है वो 24 घंटे के लिए जो है वो काम शुरू किया गया और यहाँ पर 24 घंटे तक जो आने वाले मरीज़ हैं, चाहे वो सुबह में आए, दोपहर में आए या फिर रात में आए, उनको तिब्बी सहूलियात फराम की जाएंगी। लेकिन इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं डॉक्टर अब्दुल्लाई खोसो साहब, उन्होंने यहाँ पर बढ़ते हुए एक काम ये किया है कि गायनी का पूरा सेटअप यहाँ पे लगाया है जो 24 घंटे यहाँ पर काम करेगा। मेरे साथ डॉक्टर समिया रोशन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। समिया रोशन मेमन नाम है इनका। डॉक्टर साहब, कितना मरीज़ को फ़ायदा होगा और आप क्या समझती हैं कितना अरसा हो गया इस सारे के सारे सेटअप को चलाते हुए, जो यहाँ जैसे कि अभी आपने बताया कि डॉक्टर अब्दुल्लाई खोसो साहब हैं वो यहाँ पर लोगों को ये सारे का सारा तोहफ़ा दे रहे हैं, तो इस हवाले से बताइए। जी, आपको मैं सेकंड करूंगी क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो हैं उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और यहाँ पर इस अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर मौजूद होता है, डिलीवरीज़ होती हैं, मगर यहाँ के लोगों को शायद अवेयरनेस नहीं है या किसी और अस्पताल के पास चले जाते हैं जो प्राइवेट हैं। तो हम इनको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हर फैसिलिटी मौजूद है, डिलीवरीज़ होती हैं। हालांकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर मेडिसिन्स भी होती हैं जो लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब का कहना है कि यहाँ पर MBBS FCPS जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पर होते हैं और ज़रूरत इस बात की है कि अब आप जो करीबी आपके डिस्पेंसरी, जिस तरीके से महकमा सेहत सिंध अपनी तमाम के तमाम अस्पतालों में जदीद तरीन सहूलतें लेकर आ रहा है, महकमा सेहत सिंध की जानिब से तमाम डिस्पेंसरियों के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराम की जा रही। तो इस हवाले से देखना ही होगा कि अगर आपके घर के पास कोई इस तरह का अस्पताल है तो वहाँ पर जाएं। इसलिए ज़रूरत इस बात की कि आप बजाय इसके कि प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं या जो प्राइवेट सेटअप हैं वहाँ जाने के बजाय अगर आप सरकारी सेटअप के ऊपर जाएँ तो आपको बेहतर और बिल्कुल मुफ्त जो तिब्बी सहूलियात वो फराम मुमकिन हो सकेंगी। जी